प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है डोमेस्टिकेशन, एक्लेमेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन, सेंटर्स ऑफ रीजन ऑब्लिक डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ग्राम्यण। तो अगर हम किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगा लें तो इस प्रक्रिया को ग्राम्यण कहा जाता है। ये पादप प्रजनन की आधारभूत विधि है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे जो फार्मर्स या किसान थे वो जंगलों में जाते थे और वहाँ पर जो अच्छे लक्षणों वाले पौधे होते थे उन पौधों के बीजों को लेकर आते थे और अपने जहाँ पर वो रहते थे उसके आसपास के क्षेत्र में उनको उगाते थे। तो इस प्रकार से ग्रामीण की जो शुरुआत है वो मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ ही हो गई थी और जिस वजह से जो आजकल फसली किस्में विकसित हुई हैं या आजकल जो फसलें हम लोग देख रहे हैं वो इसी ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन का ही परिणाम है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। घरेलूकरण यानी कि ग्रामीण की बात कर रहा है, ये पादप प्रजनन का आधारभूत नियम है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। दूसरा देखो क्वेश्चन, किसी स्पीसीज यानी जाति को जंगली अवस्था से मानव प्रबंधन में लाने की क्रिया को कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ग्रामीण। तो ग्रामीण की 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद बात करते हैं पादप पुरस्थापन की या प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो पादप पुरस्थापन क्या है। मान लीजिए किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक पादप किस्म है या फसल की कोई किस्म है जो बहुत लंबे समय से उगाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, उस भौगोलिक क्षेत्र से उस पादप किस्म के बीजों को लेके आएंगे और किसी नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो किसान हैं या फार्मर्स हैं उनको इसका वितरण कर देंगे ताकि जो जो किसान हैं वो इसको पहली बार उगा सकें। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो पादप पुरस्थापन कहलाती है। तो कोई भी पादप जाति हो उसको पुराने भौगोलिक क्षेत्र से निकाल कर उसके बीजों को लाकर अगर हम नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किसानों को दे देते हैं पहली बार उगाने के लिए तो उसको हम लोग पादप पुरस्थापन कहते हैं। देखो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। पौधों को ऐसे स्थान पर ले जाकर उगाया जाना जहां वे पहले कभी नहीं उगाए गए थे, यानी कि नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ये बात कर रहा है, तो ये कहलाता है। तो इसमें आ जाएगा पादप पुरस्थापन, आंसर आ जाएगा, या प्लांट इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन की परिभाषा 2 नंबर में पूछी हुई है तो ये परिभाषा आपको दे देनी है। प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन की परिभाषा पूछी हुई है तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद जो पुरस्थापन है वो 2 तरह का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी इंट्रोडक्शन या प्राथमिक पुरस्थापन की बात करें तो जब हम पुरस्थापित किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र में लाते हैं तो अगर उस नए भौगोलिक क्षेत्र का वातावरण पुरस्थापित किस्म के लिए अनुकूलित है तो हम बिना उसमें परिवर्तन किए उस पुरस्थापित किस्म के बीजों को किसानों के अंदर वितरित कर देते हैं और किसान उस किस्म से लाभ उठाते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक पुरस्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन। दूसरा है द्वितीयक पुरस्थापन या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो नया भौगोलिक क्षेत्र है उसका वातावरण पुरस्थापित किस्म के लिए अनुकूलित नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो किस्म हमने पुरस्थापित की है उसमें वर्ण करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और वर्ण करने के बाद उसका जो स्थानीय किस्म होगी, स्थानीय किस्म जो कि उस क्षेत्र में अनुकूलित होगी, उस स्थानीय किस्म के साथ संकरण करवाएंगे और संकरण करवा के कोई नई किस्म विकसित करेंगे या नए नाम से किस्म को विकसित करेंगे और फिर उसका किसानों के अंदर वितरण कर देंगे। तो ये प्रक्रिया कहलाती है द्वितीयक पुरस्थापन या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो आप देख सकते हो पुरस्थापन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन पे 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो टाइप्स या प्रकार मैंने आपको बताए हैं ये डिस्क्राइब कर देने हैं। उसके बाद प्लांट क्वारंटाइन या संगरोध, पादप संगरोध क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग विदेश से कोई भी एक नई किस्म के बीज जो हैं वो लेके आ रहे हैं। अगर उन बीजों के साथ कोई कीट हो या कोई रोग हो या कोई खरपतवार के बीज वगैरह हो, वो उन बीजों के साथ आ जाए, ठीक है, और हमारे एरिया के अंदर, क्षेत्र के अंदर वो फैल जाए तो इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हमारे किसानों को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए फिर क्या किया जाता है, जो बाहर से आयात की हुई यानी कि इंपोर्ट की हुई जो भी प्लांट मटेरियल है या पादप सामग्री है, जैसे बीज हो सकते हैं या प्रवर्ध हो सकते हैं या फिर पादप उत्पाद हो सकते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है
कि ये जो उत्पाद है या पादप सामग्री है ये रोग, कीट व खरपतवारों से पूरी तरह से मुक्त है, फ्री है, तब जाके फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फार्मर्स के अंदर या किसानों के अंदर। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है संगरोध या क्वारंटाइन या क्वारंटीन। इससे संबंधित ये जो क्वारंटीन है या संगरोध है ये कब शुरू हुआ था? ये 1914 में शुरू हुआ था, जब इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया गया था जिसको DIP अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 1914 में ये पास हुआ। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। तो ये अधिनियम पारित हुआ और उसके बाद ही पादप संगरोध की शुरुआत हुई थी। जितने भी पादप संगरोध हैं भारत के अंदर वो NBPGR के माध्यम से होते हैं। अब NBPGR का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर है, और अलग अलग राज्यों के अंदर NBPGR के क्षेत्रीय जो सेंटर हैं या केंद्र हैं वो बने हुए हैं। तो अब NBPGR न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर कौन सी पादप जातियों के लिए पादप पुनर्स्थापन या पादप संगरोध जो है वो किया जाता है? तो उसमें एग्रीकल्चर व हॉर्टिकल्चर से जो संबंधित पादप जातियां हैं उनके लिए NBPGR पर पादप संगरोध की व्यवस्था की गई है। तो अब राजस्थान की अगर अपने बात करें तो राजस्थान में NBPGR जो है इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जोधपुर के अंदर बना हुआ है। अब NBPGR की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये इसकी फुल फॉर्म है या पूरा नाम है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। राजस्थान में NBPGR का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर उपस्थित है? तो आंसर इसमें आ जाएगा जोधपुर के अंदर उपस्थित है। तो सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद संगरोध की परिभाषा पूछी हुई है 2 नंबर के अंदर, तो ये परिभाषा आपको क्वारंटीन या संगरोध की दे देनी है। उसके बाद कैटालॉगिंग या सूचीबद्धन आता है। तो जो भी सामग्री, पादप सामग्री पुनर्स्थापित की गई है उसको 3 समूहों के अंदर सूचीबद्ध किया जाता है या 3 उसको सिंबल दिए जाते हैं, EC, TC एंड TW। EC का मतलब है एक्सोटिक कलेक्शन, यानी कि जो विदेशों से पादप सामग्री लाई जाती है उसको एक्सोटिक कलेक्शन या EC उसके ऊपर लिखा जाता है, उसके पैकेट के ऊपर। TC की बात करें तो नेशनल कलेक्शन बोलते हैं, देश में ही, देश के अंदर ही अगर मान लीजिए हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बीजों को स्थानांतरित करते हैं तो उसके ऊपर TC जो है वो सिंबल लगाया जाता है। उसके बाद TW, इसको इंडिजिनस वाइल्ड बोल देते हैं, देश में ही जंगली संबंधियों को अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाता है तो उसको TW उसके ऊपर सिंबल जो है वो लगाया जाता है। तो उसको बोलते हैं कैटालॉगिंग या सूचीबद्धन। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। विदेशों से जर्म प्लाज्म इकट्ठा करने को कहते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक्सोटिक कलेक्शंस यानी कि विदेशी चयनक। ये 4th आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो पुनर्स्थापित जो किस्म होती है वो नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 100% अनुकूलित नहीं होती, बल्कि लगभग मान के चलो कि अगर प्राइमरी पुनर्स्थापन हो रहा है, प्राथमिक पुनर्स्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो वो लगभग मान के चलो आप 80 से 85%, 80 से 85% तक वो अनुकूलित होगी। तो 15 से 20% वो अनुकूलित नहीं होगी। इस वजह से उसकी जो उपज है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम रहती है। लेकिन जब हम कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उस किस्म के बीजों को उगाएंगे तो ऐसा करने से उनके परफॉर्मेंस के अंदर, उनकी उपज के अंदर, निष्पादन के अंदर वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और यही प्रक्रिया कहलाती है अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। किसी पौधे का नए परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं को वातावरण के अनुरूप बना लेना कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन। दूसरा देखो, किसी पौधे का नए परिवर्तित वातावरण के अनुसार अनुकूलन कर लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। अब देखो एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, परिभाषा बता देनी है आपको। अडेप्टेबिलिटी या अनुकूलता के ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है, तो सेम परिभाषा इसके अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक किस्म जो नए वातावरण के लिए अनुकूल होती है उसे कहते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके लिए NI वेविलोव का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जाता है। 1887 से 1943 तक ये जीवित रहा था
इसकी परिभाषा अगर अपने देखें उत्पत्ति केंद्र की, तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर किसी भी पादप जाति की अधिकतम विविधता पाई जाती है वह उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। तो ये एन.आई. वैविलोव ने इसकी कंसेप्ट या अवधारणा दी थी। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है। उद्गम केंद्र यानी कि उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा का प्रस्ताव वैविलोव ने दिया था, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र पर 2 नंबर की परिभाषा आपसे पूछी हुई है, तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। उसके बाद उद्भव केंद्र का प्रतिपादन किया गया, जो उत्पत्ति केंद्र है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो एन.आई. वैविलोव का नाम इसमें आता है, तो सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा। उसके बाद उत्पत्ति केंद्र के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेंटर्स ऑफ रीजन की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राथमिक की अगर अपने बात करें तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर अधिकतम विविधता भी होती है और उसके साथ साथ उस पादप जाति के जंगली संबंधी जो हैं वो भी वहां पर पाए जाते हैं, तो ऐसा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो प्रभावी जीन होते हैं वो प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र के मध्य में रहते हैं, जबकि जो अप्रभावी जीन है वो इस केंद्र की परिधि पर रहेंगे, चारों तरफ जो परिधि है वहां पर ये उपस्थित होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। प्रभावी जीन प्राथमिक उद्भव केंद्र के मध्य में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। दूसरा देखो, प्रभावी जीन प्राथमिक उद्भव केंद्र के मध्य में जबकि अप्रभावी जीन बाहर की ओर स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ रीजन या द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र, तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है परंतु जंगली संबंधी नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाता है, द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र या सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन कहलाता है। इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ, माइग्रेशन से हुआ। जो हम लोग ये मानते हैं कि जो मानव सभ्यता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। तो अफ्रीका के जंगलों से इसकी शुरुआत हुई थी, बाद में अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ लोगों का या मनुष्य का, दूसरे जो महाद्वीप थे या कॉन्टिनेंट्स थे वहां पर वो चले गए और अपने साथ जाते टाइम जो सीड्स थे या बीज थे फसलों के वो भी अपने साथ ले गए। तो जो जंगली संबंधी थे वो तो पुराने केंद्र पर ही रह गए, यानी प्राथमिक केंद्र पर ही रह गए, लेकिन जो बीज वो नए केंद्र पर या नए भौगोलिक क्षेत्र में लेकर गए वहां पर अधिकतम विविधता तो उत्पन्न हो गई लेकिन जंगली संबंधी पीछे रह गए। तो इसका मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र माइग्रेशन से विकसित हुआ। अब जो एन.आई. वैविलोव था उसने 8 उत्पत्ति केंद्र बनाए, तो उन 8 के 8 उत्पत्ति केंद्रों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला चाइना है जो सबसे बड़ा उत्पत्ति केंद्र है जहां पे सबसे अधिक पादप जातियों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद इंडियन सेंटर है, फिर सेंट्रल एशिया, माइनर एशिया, मेडिटेरेनियन सेंटर और इथोपियन सेंटर। ये 6 सेंटर ऐसे हैं जिनको कंबाइंडली या सम्मिलित रूप से हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मानते हैं, पुराना विश्व मानते हैं। उसके बाद 2 सेंटर और हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इन दोनों को हम लोग सम्मिलित रूप से न्यू वर्ल्ड मानते हैं या नया विश्व मानते हैं। अगर हम इसको मैप के अंदर देखें तो 6 जो सेंटर्स हैं वो हमें एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाएंगे। तो पहला चाइना है, ये देखो, दूसरा इंडिया, फिर ये तीसरा, ये तीनों सेंटर पास पास हैं। फिर चौथा और पांचवा बिल्कुल साथ में है जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर है, यूरोप के अंदर है, और छठा जो है फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो इन 6 के 6 को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड मानते हैं। उसके बाद अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले जाएं तो 7वां जो है वो सेंट्रल अमेरिका के अंदर है और फिर साउथ अमेरिका में 8वां है। तो इस तरह से ये 2 जो केंद्र हैं इनको हम लोग मानते हैं न्यू वर्ल्ड या नया विश्व, जबकि ये 6 सेंटर्स हैं इनको ओल्ड वर्ल्ड या पुराना विश्व माना जाता है। तो ये हैं भी कल्टीवेटेड प्लांट्स जो हैं उनके सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। उद्भव केंद्र की अवधारणा के बारे में संक्षेप में बताइए, 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। वैविलोव के उद्भव केंद्र 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। एन.आई. वैविलोव के उद्भव केंद्र 4 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार, तो ये आपको डिस्क्राइब कर देना है।